तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अदारे में आज भी करप्शन जिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे हो रही है जो हो रही है उसके लिए आपको इंश्योरेंस की एक्सपर्टीज चाहिए। आपको चाहिए कि आप वहाँ जाके आप उसको उसके ऊपर आप स्पेशल केस स्टडी करें। कोई अदारा इंडिपेंडेंट अदारा जाए करें। करोड़ों नहीं, अरबों रुपए की है। और अरबों रुपए की मैं हिंट्स दे देता हूँ, जाएं जाके करें। नहीं होती है मुझे आए ले जाएं। मैं बीमार आदमी हूँ, मैं ना गाड़ी चला सकता हूँ, मुझे ले जाए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट 1 टका भी नहीं लूँगा। चाय भी नहीं पीऊँगा आपकी, आपके साथ बैठ के 24 घंटे काम करना पड़ा, मैं करके आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे आज भी अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, अरबों रुपए की लीकेज हो रही है। लाइफ फंड की 2000 अरब रुपए का फंड है वो, 2000 अरब रुपए का फंड। उसकी इन्वेस्टमेंट किस तरह हो रही है वो जाके देख लो ज़रा। कोई उसके अंदर ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। इंडिविजुअल्स की विम्स एंड विशेस के ऊपर हो रही है, बीमार यूनिट्स के अंदर होती है, रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ होती है। जाओ जाके देखो भाई। नहीं है तो ले जाओ, मुझे मैं दिखा दूंगा आपको। कमज़ोर सा एक ऑडिट डिवीज़न रखा हुआ है, उसमें कमज़ोर सा एक डिवीज़न ऑडिट लगाया हुआ है। उसकी जब चाहते हैं मोम की तरह उसकी नाक को मोड़ लेते हैं। ज़ाहिर है उसके अपने फ़ायदे हैं। वही अगेन सी ए आई सी एम ए माफिया। तो भाई सी ए इस मुल्क के अंदर एक मॉन्स्टर क्वालिफिकेशन बना दी गई है। उसके सिलेबस के अंदर इतनी इतनी डेप्थ ही नहीं है। मैं आईसीएमए के फाइनल तक गया हूँ। हालात की सदम ज़रीफ़ी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, कुछ कुछ मेरी वालदा कॉलेज में थी कि मैं, और फिर जिन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया बीच में, एक मेरा सेमेस्टर बीच में उसमें लैप्स हो गया, तो मुझे वो ओल्ड सिलेबस पे दोबारा जाना पड़ रहा था। फिर मैं ऑफिस के इतने केसेस मेरे ऊपर लादे हुए थे कि टाइम नहीं मिलता था। तो वो फोर्थ से मैंने फोर्थ पार्ट फोर से छोड़ना पड़ा। 5 पार्ट होते थे उस ज़माने में, जबकि मैंने वहाँ पार्ट 3 उनके यहाँ मेजर कहलाता है। उसके बाद तो सारे वो जो है फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन होती है और कुछ नहीं होता। पार्ट 3 जिसने कर लिया कहा जाता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया वो। पार्ट 4 के भी 3 में से 2 सब्जेक्ट्स में कर चुका था। बात ये है, मैंने उससे ये एक चीज़ सीखी कि बी कॉम लेवल का सिलेबस है जिसको इसका कैनवस बढ़ा देते हैं। ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं होता उसके अंदर। वो सारा जो बी कॉम में पढ़ाया जाता है वही सब्जेक्ट है, वही चीज़ है। भाई बुक कीपिंग तो एक ही है ना। दुनिया में जितने स्टैंडर्ड्स हैं बाहर की इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इंटरनेशनल ऑडिट स्टैंडर्ड कमेटीज जो हैं वो बनाती हैं, वो जो इम्प्लीमेंट होती हैं वही नीचे पढ़ाया जाता है। उसी के तहत बुक कीपिंग होती है, उसी के तहत अकाउंटिंग होती है सारी। वही इंटर से शुरू होता है कॉमर्स का बच्चा उस पढ़ना। और दुनिया में आप अमेरिका में चले जाओ, उसका सीपीए कहलाता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है। 2 पार्ट है सिर्फ, एक साल में कर लो सब आप चार्ट अकाउंटेंट। इंडिया में 20-20 साल के बच्चे आपको चार्ट अकाउंटेंट मिलेंगे इस पूरे खत्ते में, सिवाय इस मुल्क के। यहाँ जो बिजनेस तबका है ना, उसने एक मोनोपोली बनाई हुई है, एक लॉ बना हुआ है। कोई अकाउंट बनाओगे उस पर एफबीआर देखता है कि चार्ट अकाउंटेंट का स्टैंप है नहीं है, बस कंपनी का लॉ, कंपनी लॉ है ये। आपके अकाउंट्स वेरीफाई प्रीपेड और प्रीपेड भी करेगा और वेरीफाई भी करेगा, अकाउंटेंट होगा वो सर्टिफाइड। सर्टिफाइड अकाउंटेंट चार्ट अकाउंटेंट है, और कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्टिंग की उसमें करेगा। ठीक है जी, लीगल बैकिंग दे दी, वो उनकी बल्ले बल्ले होगी। इनसे कहीं ज़्यादा मेहनत करके डॉक्टर्स बनते हैं बच्चे, इंजीनियर्स बनते हैं, 30-30 हज़ार रुपये तनख्वाह नहीं मिलती। ये क्वालिफाई करते ही 2-2 लाख रुपए पे लग जाते हैं, और अगले एक साल में 4 लाख 5 लाख 20-20 लाख रुपए पे काम कर रहे होते हैं। काम क्या है? वही वोचर रीडिंग, वही ट्रायल बैलेंस, वही इनकम स्टेटमेंट्स, वही फंड फ्लो, वही कैश फ्लो, वही बैलेंस शीट। और अब तो मल्टीनेशनल्स के अंदर तो सारा जो है कंप्यूटराइज्ड होता है, डिजिटल एनवायरनमेंट होता है। ठक 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 बैठ के करें वहाँ। इनके यहाँ वो भी नहीं है, काम ही नहीं है कोई। जितने नालायक होते हैं वो आ जाते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो बाहर चल नहीं पाते। अच्छा, वो जो क्यों देते हैं इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें भाई? ये एक तो वो उनकी ये उधर बैठे हुए हैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट में भी, ICMA में भी, ACMA में भी, वहाँ ये ऊपर बैठ के इनकी जो काउंसिल होती है उसमें ये मेहमान शेख ये सारे बैठ के चंद लोग ही निकालने हैं बस, ताकि मार्केट के अंदर सेचुरेशन ना आए, मार्केट के अंदर हमेशा डेफिशिएंसी रहे और इनकी जो है भले भले रहे। वही काम जो है BCom कर सकते हैं, उसको अथॉरिटी नहीं है सर्टिफाई कर सके। और दूसरा कराना क्या है, इनको अपने हाथ में रखना है, बड़ी बड़ी अमाउंट दे के, और इनसे अकाउंट्स जो है ना उसके अंदर जगलरी करानी है। जो जिस तरह चाहो उसकी पॉलिसीज आप, अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप फॉलो करो। जब चाहो उसकी इनकम को आसमान पे ले जाओ, जब चाहो नीचे ले जाओ। पैसे छुपाने हैं, इनकम छुपानी है, डिक्लेयर नहीं करनी, अंडर एनवाइजिंग करानी है, इनसे सब कुछ कराना है, इनके टप्पे से सब कुछ होना है। एहतसाब का निज़ाम है कोई नहीं है, देखने वाला कोई है CCP में लल्ले थल्ले बैठाए हुए हैं, कोई उनको चेक करने वाला नहीं है। बस ये सूरत हाल है। दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में ऑडिट फर्म को, अकाउंट फर्म को अकाउंटेबल बनाया जाता है, जिस तरह लॉयर्स को अकाउंटेबल बनाया जाता है, जिस तरह डॉक्टर्स को अकाउंटेबल बनाया जाता है। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ से डरते हैं सारे। ठीक है, तो ये इनकी ये हालत है इनकी, और ये इन्होंने ये सूरत हाल कर रखी होती है। तो वो ऑडिट ऑडिट के कमज़ोर से रखे हुए होते हैं, वो क्या चेक करेंगे, क्या बताएंगे। जबकि वो जब जब ऑपरेशन में कहीं काम करते थे, उनके नाम के साथ करोड़ों की इंक्वायरीज उनके खिलाफ खुली हुई होती थी। आके डिवीज़न में उन्होंने मिल मिला के अपने सफाई करके बैठे हुए थे। अब इतनी लीकेजेज है अरबों रुपए की, मैं बता रहा था कि आप अगर जाएं तो आप चेक करें। मैंने इंक्वायरीज 300 से ज़्यादा की हैं सारी फाइनेंशियल मैटर्स में। एक बता देता हूँ जिसके ऊपर इन्होंने मेरी, चूंकि मैंने कहा ना थे तो जूनियर मुझसे, तो मैं इनके ऊपर तो वैसे ही एक में इनके लिए एक इनके हिसाब पे छाया हुआ था। नॉलेज मेरे पास सारी थी, फाइनेंस की भी थी, लॉ की भी थी, और इंश्योरेंस की तो थी, मैंने पढ़ा हुआ था इंश्योरेंस, और काम भी किया हुआ था, वो ऑपरेशन से किया हुआ था हर लेवल पे। 4 डिवीज़न को मैं सर्व कर चुका था, डिफरेंट डिवीजन्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को अलग, रियल इस्टेट की, लीगल को अलग, और जो है पॉलिसी होल्डर सर्विस को अलग, फाइनेंस की मैंने अलग की हुई थी इंक्वायरीज। अब ऐसा हुआ मैं एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो मुझे 2008 की बात है, तो उस वक्त वहाँ पता चला सखर जोन के अंदर एक बैंक ने रिपोर्ट की है कि वहाँ पे कोई एक चेक जो है वो फ्रॉड का चेक उन्होंने पकड़ा। अब हमारे अदारे का कोई अकाउंट डिपार्टमेंट से निकला था 6-7 लाख रुपए का। तो मेरे उस वक्त के डिविजनल हेड ने कहा कि यार ये तो फाइनेंस वाले अपनी कोई भी करप्शन हाईलाइट नहीं होने देते, तो मैं फाइनेंस से नहीं भेज रहा, उधर भी फाइनेंस वाले बैठे हुए हैं, तो इसमें आप जाओ, आपको नॉलेज है, आप जाके करो। मेरी बदकिस्मती कह लें, नुक्ता आगाज़ कह लें बदकिस्मती का, मैं चला गया। और एक दो अफसर थे मेरे साथ, उस टीम बनाई उसने, एक जूनियर अफसर दिया, मैंने कहा स्प्रेड वर्क के लिए दें नीचे, और एक जोन से 2 अफसर दिए। चले गए हम वहाँ। जब पहुँचे तो जिस लड़के ने उस जगलरी की थी उसको मैंने रोक लिया था, और उससे मैंने रात को जब पूछा तो उसके होश ठिकाने आ गए, उसने बता दिया क्या क्या करता था। तो उससे पूरी रात में, एक ही रात में पता चल गया कि इस 8-6 लाख का नहीं है ये कोई, मैं 10 साल से कर रहा हूँ ये काम, और मैं तो ये तो करोड़ सवा करोड़ का है। और मेरे साथ तो यहाँ का जोनल हेड भी शामिल है, और सारे डिपार्टमेंटल हेड, जिसमें ऑडिटर भी है, अकाउंटेंट भी है, जिसमें बाकी सारे डिपार्टमेंटल हेड, क्योंकि चेक इशू होते थे, वोचर साइन होते थे, तो वो होते थे उसके साइन से, साइन तो सबको करने पड़ते थे, अकाउंटेंट को भी, और वोचर साइन करने होते थे, सिग्नेटरी थे सारे। तो उसने बताया तरीका वारदात क्या था। तरीका वारदात ये था कि मेरे नाम का कोई भी चेक होता था, या मेरे कज़न का या किसी का लोन वोन का, अगर 2,000 का 5,000 का है, तो उसमें मैं उसमें चूँकि चेक राइटर भी मैं ही था, एम्बोजिंग भी मैं ही करता था, बैंकिंग को भी मैं ही देखता था, बैंक रिकन्सिलेशन भी मैं ही करता था, तो मैं ही उसके अंदर गैप रख के इनसे साइन करा लेता था। वोचर ऑडिट होके आ जाता था तो मैं इनसे करा लेता था, और बहुत सारे वोचर्स में रख के अपना वो साइन करा, मतलब 20,000 के तो 2 लाख कर देता था,
2 लाख के तो 20 लाख कर देता था। तो मैं इस तरह मैं इससे उनको पता ही नहीं होता, निकल जाता था। तो उससे वो मैंने ली, तो 10 साल पे फैला हुआ था। तो मैंने फिर 2 लड़के लगाए, इनको मैंने कहा मेरे स्टेटमेंट निकालो पिछले सालों के। और एरिया पता चल गया कि वो 6 मुख्तलिफ हेड ऑफ अकाउंट होते हैं। सब में तो हम नहीं जा सकते थे, पेमेंट्स तो बहुत होती हैं अदारे की। एक जोन की एक साल में 5 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। तो मुझे दिया गया था 1 हफ्ते का टाइम का, आप करके लाओ। तो मैंने वो लड़के लगाए, मैंने कहा इसमें आप जो है वो कर लें, बैंक रिकन्सिलेशन शुरू करें, और इस हेड ऑफ अकाउंट की, इस अकाउंट की सिर्फ करें। जनरल अकाउंट, जनरल पेमेंट्स थी उसमें, जनरल डिसबर्समेंट थी, और उसमें भी कंसंट्रेट करें इन 2 लड़कों के ऊपर जिनकी पेमेंट्स यही है। किया तो हमने कुछ 8-10 दिनों के अंदर अंदर 113 एंट्रियाँ मैंने निकाली। उसके बैंक से उसके चेक के इमेजेस भी निकाले, उनके वोचर्स की कॉपियाँ निकाली, केस पूरे बनाए। तो 1 करोड़ 10 लाख रुपया तकरीबन वो निकला था 10 दिन में, दिन रात लगा के। वहाँ का जोनल हेड भी शामिल, जिसके अंडर में मैं, वहाँ जिसके सुपरविजन में वो पूरा जोन चलता था। उसमें ड्यूरिंग इंक्वायरी वो सारे ऑफिसर, 6 ऑफिसर वहाँ के सस्पेंड हो, मेरे से रिपोर्ट मांगी, हेड ऑफिस में मैंने भेजी, 6 ऑफिसर रिपोर्ट सस्पेंड हो गए, पूरा जोन ही सस्पेंड हो गया, जोनल हेड भी रिमूव हो गया वहाँ। बाद में उसको उसके अंडर में मुझे लास्ट में दिया, वो यहाँ रीजनल चीफ बन गया था। 2021 में जब मैं रिटायर हुआ, मेरा रीजनल चीफ था यहाँ, जनरल मैनेजर हो गया था। अल्लाह की शान है। जो मेरी इंक्वायरी पे जब मैं बैठा तो पता चला कि ये इसने क्लर्क के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोला हुआ था, और क्लर्क यहाँ पे जगलरी करता था, उसमें पैसे डाल देता था। और मैंने उससे पूछा यार क्लर्क के साथ जॉइंट अकाउंट तुम बिजनेस कर रहे थे क्या? कहने नहीं, मैं जॉइंट अकाउंट तो या बिजनेसमैन के साथ होता है या बीवी के साथ होता है, तुमने क्लर्क के साथ बनाया हुआ था। कोई जवाब नहीं। पता चला जिस बैंक में अकाउंट मेंटेन हो रहा था वहाँ उसका भाई एवीपी था, उधर से वो अकोमोडेट करता था इनको। पकड़े कैसे गए जनाब, ये हाईलाइट कैसे हुई, बैंक भी शामिल था। ये लड़के सारे करते थे। वहाँ बैंक के जो था कैशियर था, उसके साथ इन्होंने मिल के रखे हुए थे, वहाँ से जाके कैश निकलवा लेते थे। ये थोड़े उसको देते, थोड़े इधर। तो ये सारी चीज़ें एक रात में वो लड़के की हो गई। जब उसको बताया कि तू डिसमिस भी होगा, तू नैब के वाले भी करेंगे, मार अलग पड़ेगी तुझे, तो उसने सब बताया खुल के। और फिर वो सारी चीज़ें साबित होती चली गई। साबित होती चली गई तो बैंक गया मैं, बैंक के कैशियर से मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये कितनी ट्रांजैक्शन होती है डेली? वो उस कैशियर ने पकड़ा था चेक के, ये 6 लाख का चेक, कि हमें लग रहा है तुम्हारा आपके एम्प्लॉई का कुछ ज़्यादा पेमेंट आ रही है, ज़रा चेक करें। तो ज़ाहिर है वो ओवरराइट वो किया हुआ था, एक्सेस पेमेंट का चेक था, एक्सेस हो रही थी पेमेंट। तो उससे एक सवाल किया मैंने, कहा भाई ये बताओ तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे दिन में कितनी ट्रांजैक्शन होती है? 8-10 हज़ार ट्रांजैक्शन है हमारे में। तो मुझे बताओ वो गिदड़ सिंगी, या वो सॉफ्टवेयर जिससे तुमने 10 हज़ार की ट्रांजैक्शन में से एक ट्रांजैक्शन जो फ्रॉड की है वही पकड़ ली तुमने। मुझे तो पता था तुम मिले हुए थे, तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने रिपोर्ट कर दिया। लेकिन मैंने उससे ज़्यादा टेक्निकली पूछना था, उन चीज़ों का तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था, पैसे वाली और उसकी डीलिंग वीलिंग की। वो तो लड़का कह रहा था कि ये मेरे से लेता था। मैंने कहा वो मैं तो अपनी रिपोर्ट करूँगा, नैब जाना है, ये जाना है। चुप। अब उसकी सिटी गुम। मैंने कहा मुझे वो जो वो बता दो यार, वो क्राइटेरिया जिसके तहत तुम पकड़ते हो ऐसा केस ना। बीसीओ आए हैं मेरे पास, 6 लाख का एक स्टाफ है चलवा रहे, तो स्टाफ को तो हमारे यहाँ लोन भी मिलता है, वो हाउस बिल्डिंग लोन भी ले सकता है, पॉलिसी लोन भी ले सकता है। तो 6 लाख तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसको मिलता है। तुमने 10 हज़ार ट्रांजेक्शन में कैसे एक एक पकड़ लिया कि यार ये जो है फ्रॉड है, और वही फ्रॉड निकला। चुप। फिर मैं आ गया, मैंने कहा जब इसकी चुप, ये काफ़ी है मेरे लिए। उठाया मैंने, लिखा वहाँ, पूरा रिकॉर्ड बनाया। हेड ऑफिस ने कहा सारा रिकॉर्ड जो है सील करो, उसको हेड ऑफिस को ट्रांसपोर्ट करो। मैंने किया, दिन रात लग के मेरे लड़कों, हम सोते भी नहीं थे, 24-24 घंटे हम हैं हमारी। और हमें ये ख़तरा था कि ये सिंध का इलाका है, सारे ये इंटीरियर सिंध है, और जितने ऑफिसर हैं वो इंटीरियर सिंध के सारे सस्पेंड हो गए हैं, और सारे बड़े बड़े वडेरों के की औलादों में से थे। वो जो डिविजनल हेड बाद में टी जस्टिस में मुझे लगाया गया था, उसी केस में वो भी शोकाज हो चुका था उसको, उस पर वो मैनेजर था वहाँ। तो वो
मैंने कहा यार यहाँ वहाँ हर वक्त खतरा रहता था, किसी वक्त हमें भी कोई ना हिट कर ले। तो हमने होटल से निकल के हमने दफ्तर में पड़ाव डाल लिया था। वहीं सोते, वहीं उठते, वहीं खाने को कभी होता नहीं, कभी चाय की एक प्याली सुबह अगर कोई ला के रखता था, रात तक वो पड़ी रहती थी, हमें होश नहीं होता था, रंग काले हो गए हमारे। हमारा सारा वक्त वो उस काम को अकोमोडेट करने, उसको रिपोर्ट करने में लग गया, उस चीज़ को कंपाइल करने में, निकालने में, एविडेंस कलेक्ट करने में। इन द मीन टाइम एक जो अच्छा काम मैंने किया, तो वो लड़के से बुलाया, मैंने कहा यार यार देख कितने पैसे तूने लिए तो हैं, जो कुछ बनाया दे दे। कहने लगा मुझे बचा लें तो मैं दे दूँ। मैंने बचाना तो मेरे अख्तियार में नहीं है, तो दे दे तो मैं भेज देता हूँ आगे, कोई तेरे साथ नरमी हो जाए। तो चूँकि मुजरम भी होता है तो अंदर से तो इंसान ही होता है ना। मैंने जब उससे कहा कि यार तुम्हें कि सबसे ज़्यादा प्यार माँ से, तो माँ की अपनी खातिर ये कर लो। तो उसने कसम खाई कि मैं जितना हो सकता है करता हूँ। तो उसने कोई 40 से 45 लाख रुपए के 2 पे ऑर्डर बना के स्टेट लाइफ के नाम पे दे दिए, और हमने जमा भी करा दिए। मुझे हेड ऑफिस से आया कि यार इसको केस को रिपोर्ट करो इमीडिएटली नैब को, वहाँ के रीजनल ऑफिस में। अब मैं इंक्वायरी करने आया था, मुझे वो रिपोर्ट कराने, कंप्लेंट कराने का कह रहे थे। उनको कहा भी कि ये मेरा इशू नहीं है, नहीं, नहीं जाओ। अच्छा, नैब को जब मैं गया तो नैब में का रवैया, क्योंकि वो पहले ही रिपोर्ट हो चुका था, वहाँ जोनल हेड ने कर दिया था अपने तौर पे, लेकिन उसकी फॉर्मल कंप्लेंट नहीं हुई थी। उसका वहाँ कर्नल बैठा होता, वो इस तरह मेरे देख रहा था जैसे गोश्त की तरफ शेर नहीं देखता, या मैं मिसाल कुत्ते की देता हूँ, कुत्ता जब हड्डी को देखता है, ऐसे खूनख्वार नजरों से मैं देख रहा है। क्यों? कसूर क्या था मेरा? रिकवरी कर ली थी मैंने। नैब के कानून के तहत रिकवरी नैब करे तो उसको 25% उस ऑफिसर को मिलता है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं मिलता। उसको तकलीफ ये थी, जो रिकवरी हमने करनी थी हमें कुछ मिलना था, करा के पहले जमा करा चुके। उसके बाद स्टेट हमारे मेरे इदारे को 1 टका रिकवर नहीं होके मिला जब उनके हवाले हो गया केस। रिपोर्ट बनाई मैंने, आके दी उधर हेड ऑफिस में। 13 दिन में 1 करोड़ 13 लाख के मैं 100 चेक डिफ़ॉल्ट के निकाल के प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ, वोचर्स के साथ, कन्फेशन स्टेटमेंट्स के साथ, लड़के को नैब के से अरेस्ट कराने के बाद सब कुछ अंदर करा के, सारा रिकॉर्ड इंटेक्ट करा के, हेड ऑफिस पूरी एक वैन भरवा के टीसीएस करा के, जब मैं वहाँ पहुँचा, क्योंकि मैं अपनी रिपोर्ट में लिख चुका था कि जिस लड़के ने ये काम किया था, उसने इसलिए किया था कि उससे पहले वो एक इसी तरह का फ्रॉड कर चुका था, तो करने के बाद उसको 2 सज़ाएँ हुई थी। एक सज़ा में सेंश्योर होता है, 3 साल प्रमोशन नहीं होता, एक में था उसका एक इंक्रीमेंट विड्रॉ किया गया था, लेकिन जुल्म ये किया गया उसको उसी जगह पे दोबारा पोस्ट कर दिया गया। और बाद में उसे सिफारिश लगाई, किसी जस्टिस की सिफारिश लगाई, और उसमें एक लकुना उठाया कि ये डबल जिपॉडी नहीं होती, जब डबल सज़ा नहीं होती इनको, डबल, चलो डबल नहीं होती, फाइनेंशियल क्राइम में फाइनेंशियल सज़ा ही होती है। उसको 3 साल की प्रमोशन वाला एकेडमिक जो थी वो रिमूव कर दी, और कर दिया नहीं वो रहने दी, और फाइनेंशियल जो है 1 इंक्रीमेंट था उसको बहाल कर दिया, वापस दे दिया। उसका कोई बन रहे थे 40,000 के करीब एरियर, और वो एरियर का जब चेक बना उसको 40 का उसने 4 लाख कर दिया। वो था फितरतन तो था ही खराब लड़का, तो वो पकड़ा गया था वही चेक। नहीं वो उसने डाला, दूसरा पकड़ा गया चेक। तो उस पे मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने कहा इसको एक तो डबल जेऑपर्डी दी वॉल थी, लेकिन जब आपने किया इसको तो फाइनेंशियल इसका चार्ज तो रहने, फाइनेंशियल इसकी रिकवरी तो रहने देते। फिर दूसरा इसको इसको किसने इसी चार्ज पे लगाया दोबारा। तीसरा, एक जो है काउंटर एक्टिविटीज़ के ऊपर सेम आदमी के सेम बंदे को नहीं दिया जाता, ये काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। ये डिविजनल हेड अकाउंट जो फाइनेंस है, ये क्या देख रहा था? एक करप्ट लड़के को आपने बैंकिंग के भी लगाया हुआ है, उसी बैंक की रिकन्सिलेशन पे भी लगाया हुआ है, चेक राइटिंग पे भी लगाए, और वॉचर राइटिंग पे भी लगाया हुआ, वॉचर की वेरिफिकेशन पे भी लगाया हुआ। ये क्या देख रहे थे आप? उसी पे फिर मैंने देखा कि ऑडिट डिवीज़न क्या देख रहा था। अच्छा, ये करप्शन तो हो रही होती है, ये तो सबको पता चल जाता है। उसके बाद उसको बुक्स में अकोमोडेट कैसे कर रहे हो तुम, एडजस्ट कैसे कर रहे हो? ज़ाहिर है वो तो डेबिट एंट्रीज आएंगी तो एक साइड जो है आपकी आउट हो जाएगी ना। तो उस लड़के ने मुझे बताया, लड़का थोड़ा होशियार था,
MBA किया हुआ था उसने। उसने कहा जी मैं इसको इस तरह करता था कि हमारे यहाँ सस्पेंस अकाउंट्स पड़े हुए होते हैं अनऑडिटेड बहुत ज़्यादा से, मैं उनमें इनको बाद में जो एंट्री बैंक से आउट आ रही होती थी मैं उसमें उसको एडजस्ट कर लेता था, बाद में एडजस्टमेंट एंट्रियाँ मार देता था खुद ही। और अब मैं FCMS की काबिलियत की बता रहा हूँ कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं था कि बैंक के अगेंस्ट होने वाली एडजस्टमेंट्स को चेक कर सकें। हर क्वार्टरली अकाउंट्स बनते थे, ट्रायल बैलेंस बनते थे, इनके पास जाते थे, इसको अकोमोडेट कर इसको फाइनल करके उससे अप्रूवल लेके फाइनल अकाउंट्स हमारे बनवा लेते थे। और इनके पास कोई चेक नहीं, राज्य अंदर बने हुए हेड ऑफिस में बैठे हुए थे, बड़े बड़े मुराद ले रहे थे, टके का काम नहीं करते थे, ना चेक कर पाते थे। खैर जब मैंने ये सारी उनकी वॉचर्स भी लगाए, उसकी सारी ऑडिट पे मैंने ये डाला कि ऑडिट के मैनुअल में लिखा हुआ था कि ये करेक्शन एंट्रीज के जो हैं, जो एडजस्टमेंट्स हैं, इनकी तुमने इनकी ऑडिट करना है। वो तो नहीं बचता था, लेकिन आपके पास तो आ रही हैं वो, आपके पास जो जेवीज आ रही हैं, जेवीज का रिकॉर्ड आ रहा है, तो आप क्यों नहीं ऑडिट कर रहे थे उन वोचर्स को, जरा वोचर्स का जेवीज कहलाती हैं वो, जो एडजस्टमेंट वोचर्स होते हैं जिसमें वो एडजस्टमेंट कर रहा था कोड्स को ऊपर नीचे, काउंटिंग कोड्स को कर रहा था, उसको आपने ऑडिट करना था। आप पहले ही ऑडिट करते हो 3 महीने में पकड़ा जाता, 10 साल ना चलता ये अकाउंट। तो उस पर मैंने कहा था कि इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल्स कोई नहीं थे, ऑडिट कंट्रोल कोई नहीं थे इंटरनल ऑडिट्स के, और इसके दोनों डिवीज़न जिम्मेदार हैं इसके। ये पूरी जब रिपोर्ट लिखी थी नैब को की थी, नैब के डायरेक्टर ने, नैब के वो जो उस वक्त ब्रिगेडियर था, उसने पूरी अडॉप्ट करके लिखा था, वही चार्ज लगा के उन दोनों डिविजनल हेड्स को, दोनों को कि हार्ट की अटैक होना शुरू हो गए थे। जब मैं आया वापस तो मैंने उनसे कहा आपने किया, एडमिनिस्ट्रेशन वाले को कहा आपने इसको उसी चार्ज पे लगा दिया, उसी उसको प्रेशर में आया कि उसका वो फाइनेंशियल जो उसके ऊपर पेनल्टी थी वो हटा के आपने उसको वहीं बैठाए रखा। उस पर वो भी तपा हुआ था, वो भी मेरे से नाराज़, फाइनेंस वाला भी नाराज़, ऑडिट वाला भी नाराज़। बाद में मैंने रिपोर्ट में लिखा कि मैं अब 1 साल की 5 लाख ट्रांजेक्शन होती हैं, अब 10 साल की 50 लाख ट्रांजेक्शन का मैं ऑडिट नहीं कर सकता। हमें आया था रेंडमली 8 लाख के की इंक्वायरी करने, और यहाँ पर जो निकला है इतना, और एंट्री टू एंट्री आके इसको ऑडिट कराएं किसी से, ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि टोटल लॉस हुआ कितना है। तो आखिर पे ख़त्म करूँगा जब ये सस्पेंस अकाउंट के अगेंस्ट ये एडजस्ट करता था, सस्पेंस कम होता था। और हमारे यहाँ प्रमोशन के क्राइटेरिया में ये था कि जिस जोन का सस्पेंस कम होगा उसको 5 नंबर जो है प्रोडक्टिविटी बोनस के भी मिलेंगे, वहाँ के ऑफिसर्स को बोनस भी मिलेगा अगर जहाँ का सस्पेंस कम होगा। मतलब मैंने लिखा था ये वो फ्रॉड था जिसके ऊपर रिवार्ड भी मिल रहा था लोगों को। और उसके बाद जब इन्होंने एंट्री टू एंट्री ऑडिट का कहा तो इन्होंने फर्गूसन को भेजा। 2005 की ये इंक्वायरी थी, 2005 की इंक्वायरी में फर्गूसन ने लिखा हम 10 इसका 25 लाख का उन्होंने टेंडर कोटेशन भेजा, 25 लाख रुपए दो हम ये करेंगे, वो 2 साल का टाइम हमें लगेगा, जिसको 13 दिन में हमें निकाल के लाया था। फिर उसको इंटरनल ऑडिट ने किया, इंटरनल ऑडिट ने 2 ढाई साल लगाए, एक चेक नया नहीं निकाल सके थे उसमें से, एंट्री टू एंट्री इन्होंने ऑडिट किया था।